Good morning, dear students. So today we are going to start a new chapter from the social science text. The name of the chapter is Cultural Heritage of India, Sculpture and Architecture. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है उसका ये क्वेश्चन है कि स्कल्पचर का मतलब क्या होता है। तो स्कल्पचर मीन्स मूर्ति को बनाने की जो कला होती है, जिसे मूर्ति कला कहते हैं, उसे स्कल्पचर कहा जाएगा। और आर्किटेक्चर का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, यानी प्रीवियस पीरियड में एंशिएंट टाइम पे मूर्ति कला के क्षेत्र में और आर्किटेक्चर यानी कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में हमारे देश में क्या क्या सांस्कृतिक विरासत यानी कल्चरल हेरिटेज जो है वो प्राप्त की थी। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन विद पैरा। India is world famous for its rich cultural heritage. The art of sculpture and architecture has brought a unique identity to India. Town planning of Indus culture of ancient India was greater than contemporary town planning of the world, and it is very remarkable. Sculpture means to carve the feelings on stone, wood or on metal with hammer and chisel. हम जानते हैं कि हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती है। उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल अगर किसी ने लाया है भारत को एक अलग आइडेंटिटी देने की, तो वो है मूर्ति कला और कंस्ट्रक्शन वर्क। इंडस वैली, इंडस संस्कृति जो थी उसकी जो टाउन प्लानिंग मानी जाती है पुराने समय में, वो आज की डेट में यानी कंटेम्प्ररी का मतलब होता है मॉडर्न टाउन प्लानिंग से भी कई गुना ज़्यादा अहम माना जाता है, और जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है, यानी बहुत अच्छा नोटिफिकेशन देता है कि आज की डेट की जो टाउन प्लानिंग है उससे कई गुना ज़्यादा इंडस वैली का जो कल्चरल प्लानिंग था वो अच्छा था। अब यहाँ पे बताया जा रहा है स्कल्पचर का मतलब होता है गढ़ना। कैसा गढ़न? अपनी फीलिंग्स का, किस पर? पत्थरों पर, लकड़ियों पर, मेटल यानी धातुओं पर, वो भी किसकी मदद से? हथौड़ा यानी हैमर, और चीजल मतलब छेनी की मदद से मूर्ति को शेप देना अलग अलग चीजों पर। अब हम देखते हैं स्कल्पचर का मतलब। द आर्ट ऑफ शेपिंग फिगर्स और डिजाइंस विद फेशियल एक्सप्रेशन इन राउंड और इन रिलीफ पोर्स प्रोफेशनली performed by a sculptor with the help of chisel and hammer is known as sculpture. एक ऐसी कला जिसमें हम डिज़ाइन देते हैं या शेप देते हैं चेहरों के हाव भाव का, अपनी पर्सनालिटी को दिखाने का प्रोफेशनली। तो जिस चीज़ पे वो किया जाता है वो वुड हो सकता है, मेटल हो सकता है, स्टोन हो सकता है, लेकिन किसकी मदद से किया जाता है? तो चिजल और हैमर। इस तरीके की जो कला होती है उसे स्कल्पचर कहा जाएगा। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर। सिंपल मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर मीन्स आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। सिंपली हमने पहले ही बताया कि भाई आर्किटेक्चर का मतलब होता है किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करने की जो कला है वो। द वर्ड वास्तु इज यूज्ड फॉर आर्किटेक्चर इन संस्कृत लैंग्वेज एंड इट इज वेरी मच रिनोव्ड इन दिस प्रेफरेंस आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, हाउसेज, टाउन्स, वेल्स, फोर्ट्स, minarets, temples, mosque and tombs is called architecture. Skill of architect is seen in the art of his architecture. तो जो वर्ड है वास्तु, हम सब ने सुना ही है कि जब कभी भी घर में प्रवेश करते हैं तो हम वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर को बनवाने का काम करते हैं। तो वो एक्चुअल में संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका हम कला क्षेत्र में देखने जाएं तो बिल्डिंग को बनवाना, घरों को बनवाना, एक टाउन को बनवाना, वेल बनवाना, फोर्ट हो गया, मीनार हो गए, टेम्पल्स हो गए, इन सभी चीज़ों को जो बनाने का जो कला होता है उसे आर्किटेक्चर कहा जाता है। ऐसा इंसान जो इस कला में काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है उसे आर्किटेक्ट कहते हैं, और उससे बनाए गए जो काम होते हैं उसे आर्किटेक्चर कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एंशिएंट इंडियन टाउन प्लानिंग, यानी पुराने ज़माने की जो टाउन प्लानिंग थी वो कैसी थी। India has acquired expertise in the field of town planning. Many such towns have been found out during archaeological excavation work. The towns were divided into 3 sections. Number 1, fort of rulers, citadel. Number 2, houses of administrative officers situated on the upper part of town. And number 3, residences of common people situated on the lower part of town. अब हमारे देश ने कहीं ना कहीं टाउन प्लानिंग में एक तरीके से वो एक्सपर्टाइज थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को
वेल मेंटेन्ड माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिले हैं एक्सकावेशन के टाइम, यानी खुदाई काम के टाइम, जब हमें ऐसी बहुत सारी टाउन प्लानिंग मिली है जो अपने आप में अद्भुत मानी जाती है। तो इन टाउन्स को पुराने जमाने में 3 सेक्शंस में डिवाइड किए गए थे। पहला जो सेक्शन था वो रूलर्स, यानी जिस किसी का भी वो एरिया था, जो वहां पे रूल करने वाला जो राजा था, उसका सबसे पहला हिस्सा देखने को मिलता था। फर्स्ट पार्ट वो था। दूसरा आता है उस एरिया को, उस किंगडम को देख रेख करने का, यानी एडमिनिस्ट्रेट करने का जो काम होता था, सेकेंड पार्ट वो आता है। थर्ड पार्ट आता था सामान्य नागरिक, जो लोअर पार्ट में टाउन में रहते थे। फोर्ट्स फॉर रूलर्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द टाउन। ऐसे लोग जो रूल करते थे उनका टाउन पे सबसे पहला हिस्सा होता था, सबसे पहले मुकाम में वो आते थे। देन कम्स अपर पार्ट ऑफ द टाउन इज सेफ एंड प्रोटेक्टेड विद हाउसेस हैविंग 2 to 5 रूम्स। जो टॉप पार्ट होता था, जो रूलर्स का जो टाउन एरिया होता था, वो सबसे ज्यादा सेफ भी माना जाता था और प्रोटेक्टेड भी माना जाता था, और जिसके अंदर 2 से लेके 5 कमरे हुआ करते थे। Houses on the lower part of the town are mainly constructed with handmade bricks. इन सभी को छोड़ करके जो लोअर पार्ट के जो भी हिस्से थे कस्बों के, टाउन के, उनको बनाया जाता था हाथ से बनाई हुई ईंटों की मदद से। People of Indus Valley civilization has developed many more beautiful and systematic towns than many other civilizations of the world from the architectural point of view. Among all of them, Harappa and Mohenjo-daro had the best town planning. इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए लोग, जो इंडस वैली की नगर रचना से जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत सही तरीके से सिस्टमैटिकली टाउन को बनाया था, और इसी की वजह से पूरे विश्व में उसका एक अलग ही लोगों की जो सोच है वो देखने को मिलती है। इन सभी में अगर हम एग्जाम्पल्स देखने जाएं तो हरप्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली, जिसे हम मोहनजोदारो सिविलाइजेशन कहते हैं, वो एक एग्जाम्पल माना जाता है और वो बेस्ट टाउन प्लानिंग भी मानी जाती है। अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदारो के बारे में। In 1922, archaeologists named Rakhaldas Banerjee and Dayaram Sahni found out remains of huge town planning during excavation work which was being carried out under the guidance of Sir John Marshall and Colonel Meek in Larkhand district, now in Pakistan, of Mohenjo-daro. Mohenjo-daro means the heap of deads. In 1922 यानी 1922 में कुछ ऐसे आर्कोलॉजिकल लोग थे जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है, रखलदास बनर्जी और दयाराम सैनी। उन्होंने बहुत सी बड़ी नगर रचना का जो प्लानिंग था उसके कुछ अवशेष, यानी रिमेन्स मतलब होता है अवशेष, पाए जब वो खुदाई काम करवा रहे थे सर जॉन मार्शल और कॉर्नेल मेक की गाइडेंस में। कहाँ पर? लरखन नाम की डिस्ट्रिक्ट है जो पहले इंडिया में थी लेकिन पार्टीशन के बाद अब वो पाकिस्तान में देखने को मिलती है, और वो जो अवशेष थे वो मोहनजोदारो टाउन प्लानिंग के माने। मोहनजोदारो मीन्स द हीप ऑफ द डेड्स, यानी मुर्दों का ढेर। दारो का जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो कैसा था? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टाउन प्लानिंग, मोहनजोदारो इज द बेस्ट। हाउसेज वर बिल्ट ऑन हाई प्लिंथ टू protect them from floods and dampness. The houses of the rich people were double-storied, having 5 to 7 rooms, while those of poor people were single-storied, have 2 to 3 rooms. The town was fortified. The main entrance of the houses opened on the side lanes and not on the main roads. Remains of the storehouse, kitchen and bathroom were found in every house. There was proper arrangement of doors and windows to keep the houses airy and ventilated. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हम मोहनजोदारो के कंस्ट्रक्शन को देखने जा रहे हैं। तो टाउन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएं तो मोहनजोदारो की जो टाउन प्लानिंग थी अपने आप में एक बेस्ट मानी जाती है। यहाँ पे जो घर बनाए थे वो काफ़ी ऊंचे, प्लिंथ का मतलब जो बेस होता है काफ़ी ऊंचा दिया गया था। क्यों दिया गया था? ताकि कभी बाढ़ आती है या ओस होती है जिसे धुम्मस कहते हैं, फॉग कहते हैं, उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। ये जो घर होते थे ज़्यादातर इसमें अमीर लोग रहते थे और अमीर लोगों के घरों को डबल स्टोरी यानी डबल कंपार्टमेंट में बनाया जाता था जिसमें 5 से 7 कमरे हुआ करते थे। उसके अपोजिट जो गरीब लोग थे उनका सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होता था जिसके अंदर 2 से 3 कमरे जनरली देखने को मिलते थे। इन टाउन को फोर्टिफाइड किया गया था। फोर्टिफाइड का मतलब होता है घेराबंदी करना, यानी वॉल से प्रोटेक्ट करना, जिसे हम कहते हैं वॉलिंग करना। पूरे टाउन को साइड से, पूरे कॉर्नर से वहां पे वॉल बनाई गई थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए।
घरों में घुसने का जो मेन एंट्रेंस गेट था वो ओपन था और साइड से ही जो लेन होती थी वहीं से उनको जाना होता था, और वो उनका जो घर खुलता था वो मेन रोड से कभी भी कनेक्टेड नहीं होता था। बाकी के जो घरों के पार्ट माने जाएं, जिसमें हम किचन की बात करें या बाथरूम की बात करें, तो वो भले रिच पीपल की बात करें या पुअर पीपल की बात करें, दोनों जगह वो देखने को मिलती थी। इतना ही नहीं, वहां पर हर तरीके की अरेंजमेंट की गई थी, दरवाजों का, खिड़कियों का, और वो अच्छी तरीके से बनाया गया था ताकि आना जाना जो है हवाओं का, जिसे वेंटिलेशन कहते हैं, वो बराबर बना रहे और हवा का आना जाना सही से बन सके। देन कम्स द रोड्स. Roads are the main features of this town planning. The roads were 9.75 meters wide. The small link roads crossed the major ones at right angles. The roads were wide enough for a number of vehicles to pass at a time. Pits on the roadside suggest that there might have been lampposts. Roads of town were straight, main roads without any turns. This is considered to be a speciality of ancient time. There were two main roads, one was going from north to south and the other was going from east to west. Both crossed each other at right angle. अगर हम रास्तों की बात करें तो रोड्स जो होते हैं हम जानते हैं, भले प्रेजेंट यानी मॉडर्न टाउन प्लानिंग की बात करें या एंशिएंट टाउन प्लानिंग की बात करें, वो एक अहम हिस्सा माना जाता है क्योंकि उस पर आना जाना करना होता है। तो उस टाइम के अगर रोड्स के बारे में बात करें तो 9.75 मीटर्स वो चौड़ी थी। उनको जोड़ने के लिए छोटे छोटे लिंकिंग रोड्स को भी बनाया गया था, जो हर एक राइट एंगल पे, हर राइट एंगल के टर्न पे वो लिंक करता हुआ नजर आता था। रोड्स जो थे वो इस हद तक ब्रॉड बनाए गए थे, चौड़े बनाए गए थे कि एक बार में कई व्हीकल्स जो हैं, गाड़ियां हैं, जो पास हो सके। हर रोड के किनारे पिट्स यानी गड्ढे भी बनवाए गए थे, जिससे हमें आइडिया लगता है कि जैसे आज की डेट में हमें स्ट्रीट लाइट देखने को मिलती है रोडों के ऊपर, उस टाइम पे भी लैंपपोस्ट जो थे वो बनाए गए होंगे। रोड्स जो होते थे वो सीधे जा करके मेन रोड को कनेक्ट करते थे, जिससे किसी भी तरीके की कंफ्यूजन पैदा ना हो। ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वालिटी मानी जाती थी पुराने जमाने की नगर रचना यानी टाउन प्लानिंग की। वहां पर जो रोड थे वो मुख्यतः दो तरीके के पाए जाते हैं, एक नॉर्थ से साउथ को जाता था और दूसरा जो था रोड वो ईस्ट से वेस्ट को जाता था। और ये दोनों डायरेक्शंस के जो रोड थे वो आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते थे, क्रॉस करते थे राइट एंगल पे। अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, ड्रेनेज सिस्टम यानी गंदे पानी की जो निकलने की सुविधा है वो क्या थी, या बारिश के पानी के निकलने की जो सुविधा थी वो क्या थी। Drainage system is a unique feature of this town planning. Such a drainage system was found nowhere except the island of Crete in the Mediterranean Sea. This system was built to drain dirty water out from the town. Each and every house has a cesspit. This planned, systematic and efficient drainage system clearly proves that they were very careful about their health and hygiene. तो ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो एंशिएंट प्लानिंग की जो टाउन प्लानिंग थी उसका ये बहुत अलग फीचर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा सिस्टम आज तक देखने को मिला नहीं है, सिवाय क्रीट नाम की एक जगह है, एक आइलैंड है जो मेडिटेरियन सी के पास आया हुआ है। ये सिस्टम को क्यों बनवाया गया था? ताकि टाउन में किसी भी तरीके का अगर गंदा पानी है वो आसानी से बाहर निकाला जा सके। हर घर में एक सिस्पिट मीन्स एक गटर भी होती थी, जिससे गंदा पानी सीधा वहां से होते हुए टाउन के बाहर निकल जाए, और इसे काफी सिस्टमैटिकली बनाया गया था। ये कहीं ना कहीं अपने आप में साबित करता है कि उस टाइम के जो लोग थे स्वास्थ्य को लेकर के और सफाई यानी हेल्थ हाइजीन को लेकर के काफी ज्यादा चौकन्ने थे। देन कम्स फोर्थ पॉइंट, पब्लिक बाथ्स. A huge bath was excavated at Mohenjo-daro. There was an arrangement to put fresh water in and dirty water out. There might have been facility for hot water and small rooms for changing the clothes. These public baths might have been used on festivals and religious ceremonies. पब्लिक बाथ मीन्स सामान्य लोगों के लिए नहाने का जो स्नान घर होता है उसे हम कहते हैं पब्लिक बाथ। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमें मोहनजोदारो से देखने को मिलता है, क्योंकि जब एक्सकावेशन किया गया तो पब्लिक बाथ का भी कुछ तत्व, कुछ अवशेष मिले थे। वहां पे प्योर वाटर को अंदर आने का यानी साफ पानी को अंदर लाने का पब्लिक बाथ के अंदर, और गंदे पानी को बाहर निकालने की अरेंजमेंट की गई थी। और इतना ही नहीं, गर्म पानी की भी सुविधा उनको दी गई थी। कपड़ों को चेंज करने के लिए छोटे छोटे कमरे भी बनवाए गए थे। और ये एग्जाम्पल माना जाता है कि भाई पब्लिक बाथ जो था वो जनरली कब इस्तेमाल किया जाता था? जब कोई वार त्योहार होता था या धार्मिक कोई पूजा पाठ करवानी होती थी, तब इस तरीके के पब्लिक बाथ्स को यूज किया जाता था।
देन कम्स पब्लिक बिल्डिंग्स, यानी सामान्य लोगों के लिए जो बिल्डिंग्स होती है, जैसे हम जानते हैं कि हर टाउन में एक जिला सेवा सदन होता है, एक छोटा मोटा हॉल होता है जहां पे नॉर्मल मीटिंग्स की जाती है। तो ऐसे पब्लिक मीटिंग्स की कौन कौन सी बिल्डिंग्स थी उसके बारे में पढ़ते हैं। The ruins of two huge buildings have been found at Mohenjo-daro. They might have been used as a town hall or as a theatre or an administrative office or a granary. The barrack of such buildings was also found out. This must have been used to accommodate soldiers. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, टूटे फूटे जो हिस्से मिले थे दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का जो मोहनजोदारो टाउन प्लानिंग से बिलोंग करते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो टाउन हॉल के हिसाब से या फिर थिएटर जिसमें मूवी देखने जाते हैं उसके हिसाब से, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी ऑफिशियल कामकाज को करने के लिए, या फिर गोदाम के हिसाब से, ग्रैनरी मीन्स गोडाउन जो होता है उसके हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाता होगा। बैरक, बैरक मीन्स सोल्जर्स के रहने की जो जगह होती है, जो घर होता है उसको बैरक्स कहा जाता है। तो ऐसे भी बहुत सारे बिल्डिंग्स वहां पे पाई गई थी। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि सिर्फ देख रहे कि नहीं, सोल्जर्स जो सैनिक थे उस टाइम पे उनको रहने की सुविधा देने के लिए बहुत सारी पब्लिक बिल्डिंग्स को भी। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर सिविलाइजेशन, दैट इज हड़प्पा। In 1921, under the leadership of Sir John Marshall and Colonel Meek, Dayaram Sahani discovered very ancient remains of Indian civilization from Montgomery in Punjab district near Harappa. The remains of Indus Valley civilization were found from Rapar in Himalayan region, Alamgirpur at Meerut in Uttar Pradesh, Kalibangan in Rajasthan, Lothal at Dholka in Gujarat, Desalpur, Sikarpur in Kutch, Dholavira, Rangpur near Limbdi in Saurashtra, Srinathgarh, Rosadi near Gondal and Kuntasi near Morbi and Somnath, etc. तो 1921 में सर जॉन मार्शल और कॉलोनल मेक के लीडरशिप के दौरान दयाराम साहनी ने एक बहुत ही पुराना नगर रचना पाई थी जिसे हम इंडियन सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम मानते हैं। वो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। कहाँ से? मोंटेगोमरी नाम की एक जगह है पंजाब डिस्ट्रिक्ट में, वहां से, और वो सिविलाइजेशन थी हड़प्पा की। इसके कुछ छोटे छोटे तत्व जो हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं, वो पाए गए हैं। रापर नाम की जगह है हिमालयन रीजन में, अलमगिरपुर नाम की जगह है मीरत इन उत्तर प्रदेश में, कालीबंगन नाम की जगह है राजस्थान में, लोथल नाम की जगह है ढोलका इन गुजरात में, देशलपर सिकरपुर नाम की जगह है कच्छ में, धोलावीरा रंगपुर नाम की जगह है लिमड़ी सौराष्ट्र में, श्रीनाथगढ़ जो गोंडल में आया हुआ है, कुंतसी और मोरबी और सोमनाथ, इन जगहों से इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ टूटे फूटे रिमेन्स जो पाए गए थे। द रीजन ऑफ सप्त सिंधु रिवर इज अ रीजन ऑफ आवर इंडियन कल्चर. The culture which developed here is known as Indus Valley Civilization. Its remains were found first of all from Harappa. That is why it is known as Harappan Civilization. Copper and stone weapons and many other things were found from this region. That is why it is also known as Copper Stone Age. Town planning of Harappa civilization was very systematic. Its granaries and forts were remarkable. People of that age were fond of wearing ornaments and such remains have been found. तो सप्त सिंधु नाम की जो जगह है, जो नदी के किनारे आया हुआ है, वो हमारे भारतीय कल्चर के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से काफ़ी अहम एरिया माना जाता है। यहाँ पे जो संस्कृति थी उसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसके कुछ तत्व जो थे, हिस्से जो थे, वो हड़प्पा से भी बिलोंग करते हैं, इसीलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। कॉपर और स्टोन से बने हुए बहुत सारे हथियार भी यहाँ से पाए गए हैं, इसीलिए इसको कॉपर स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। टाउन प्लानिंग देखने जाए हड़प्पा सिविलाइजेशन की तो वो काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक बताई गई है। यहाँ पे ग्रैनरीज यानी गोडाउन्स, अगेन उसकी सुविधा, या फिर महलों की बात करें, फोर्ट्स की बात करें, तो अपने आप में काफ़ी अलग माना जाता है। यहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा शौकीन माने जाते हैं ज्वेलरीज को पहनने में। क्यों और वो हमें कैसे पता लगा? क्योंकि जब एक्सकवेशन का काम किया गया, खुदाई का काम किया गया, तो कुछ ज्वेलरी के पार्ट्स भी उनको मिले थे। अब बात करते हैं हम धोलावीरा की। A huge and systematic ancient town contemporary to Harappa civilization has been found 2 km away from Dholavira village at Kadirbet in vast desert of Bhachau Taluka, which is about 140 km away from Bhuj. Archaeological Department of Gujarat surveyed this heap of ruins
After this, officers of Archaeological Survey of India had undertaken the research work in 1990. AD special task of excavation was carried out under the guidance of Ravindra Singh Bisht. अब एक बहुत बड़ा और एक सिस्टमेटिक टाउन जिसे हम उसी समय से बिलोंग करवा सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, वो भी पाया गया था 2 किलोमीटर दूर धोलावीरा नाम का जो एक गांव है, खदीरबेट नाम की जो जगह है भचाऊ तालुका से, जो 140 किलोमीटर के डिस्टेंस में आया हुआ है भुज से। तो वहां से एक नगर रचना प्राप्त हुई थी जो कहीं ना कहीं हड़प्पा से ही बिलोंग करती थी, उसके जैसे ही देखने को पाई जाती है। जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, यानी जो खुदाई काम करवाता है, उन्होंने जब एक सर्वे किया था तो उनको कुछ इसी के टूटे फूटे जो हिस्से थे, डेड बॉडीज जो थी चीज़ों की, एनिमल्स की, और जो तत्व थे वो यहाँ पे मिले थे। इसके बाद कुछ ऑफिसर्स ने वहाँ पे दोबारा सर्वे किया और वो सर्वे किया गया था 1990 में, जिसके अंदर स्पेशल तरीके से खुदाई काम करवाया गया अंडर द गाइडेंस ऑफ रविंद्र सिंह बिश्त। यानी पहले कुछ हिस्से मिले जिसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को उनका जो इंटरेस्ट था वो और बढ़ा, और उन्होंने इंडिया के अलग अलग एरिया में जाकर के अलग अलग खुदाई काम को शुरू करवाया, जिसके अंदर बहुत सारे दूसरे जो तत्व थे, जो हिस्से थे, इस सिविलाइजेशन से उनको मिलना शुरू हुए। Remains at Dholavira palaces and main walls of town were painted with white color. Such fortified walls encircling town suggest strong security. अब धोलावीरा के जो भी बचे कुचे हिस्से थे उसमें बड़े बड़े पैलेसेस के बारे में या टाउन की जो वॉल्स थी उसके बारे में दिखाया जाता है, जिसको माना जाता है कि सफ़ेद कलर से किया गया होगा, यानी उनको कलर किया गया था वाइट कलर से। ऐसे बहुत से बड़े बड़े जो फोर्टिफाइड यानी वॉल्स जो थी, जो सर्कल शेप बनाई जाती हैं, वो ऐसा दिखाती हैं कि टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके की वॉल्स को वहाँ पे उस टाइम कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। दिस वॉल इज मेड अप ऑफ क्ले, स्टोन एंड ब्रिक्स. Potable water was available here as well as a proper system of water purification was set up here which is not made available to all even in modern age. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये जो वॉल बनाई गई थी वो क्ले की मदद से, पत्थर की मदद से, स्टोन और ईंटों की मदद से बनवाया गया था। इतना ही नहीं, पोर्टेबल मीन्स ड्रिंकिंग वाटर जो था वो यहाँ पे हर जगह वो भी प्यूरिफाई किया हुआ मिलता था, जो आज की डेट में भी अगर हम देखने जाए ना तो सब जगह, सब टाउन प्लानिंग्स में नहीं देखने को मिलती। पानी मिलता है लेकिन एकदम प्योर नहीं होता या पीने लायक नहीं होता, जबकि उस समय जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ साथ वहाँ पे पीने लायक स्वच्छ पानी की भी सुविधा उस टाइम पे धोलावीरा में अवेलेबल करवाई गई थी। देन कम्स द फोर्थ प्लेस, दैट इज लोथल. Lothal is situated in Dholka Taluka of Ahmedabad district. Dholka is a place between two rivers, Bhogavo and Sabarmati. It is 18 km far from Bay of Khambat, from where 3 layers of human habitat were found. लोथल धोलका नाम के तालुका में आया हुआ है, जो अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। धोलका जो है वो 2 नदियों के बीच में आया है, भोगावो और साबरमती, जो अंदाजन 18 किलोमीटर दूर मानी जाती है बे ऑफ खम्बत से, जहां पर इंसानों के 3 आवास, हैबिटेट का मतलब जहाँ पे इंसान रहते हैं, ऐसे 3 आवासों की हमें जो लेयर्स हैं वो मिले थे। A huge dockyard was constructed to facilitate ships in the time of high tides at the lower eastern part of the town, and that is unique feature of Lothal. Such dockyard, storage shops, etc. show the proof of exports and imports. This suggests that Lothal might be rich and prosperous port of India. This is a matter of great pride not only for Gujarat but also for history of India. एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे जहाज को बनाया जाता है या जहाँ पे उनको एक तरीके से प्रिपेयर करने का जो काम किया जाता है उसे कहते हैं डॉकयार्ड। वो वहाँ पे पाया गया था। फैसिलिटेट करना मतलब उनको वहाँ पे सुविधा वो दी गई थी, और वो क्यों दी गई थी, ताकि जब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं जिसे हाई टाइड कहते हैं, तो ऐसे टाइम पे अगर शिप को समुद्र में रखा जाएगा तो वो बह जाएंगी या टूट सकती हैं, तो उनको पार्क करने का यानी सुविधा ऐसी दी गई थी जहाँ पे डॉकयार्ड को रखने का एक सिस्टम बनाया गया था। कहाँ पर, जो ढलान वाली एरिया थी ईस्टर्न पार्ट में उस टाउन पे, वहाँ पर। और ये अपने आप में एक अलग हिस्सा भी माना जाता है लोथल का। ऐसे बहुत सारे डॉकयार्ड के अलावा जो स्टोरेज शॉप्स हैं जिसे गोडाउन कहते हैं वो भी पाए गए हैं। ये सब कहीं ना कहीं हमें प्रूफ देता है
कि उस टाइम पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस जो था, लेन देन का जो बिजनेस था दूसरे देशों के साथ वो किया जाता था। ये कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया देता है कि उस टाइम पे इस तरीके के जो पोर्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी देते थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की, और ये कहीं ना कहीं सिर्फ गुजरात के लिए ही नहीं, भारत के भी इतिहास में काफ़ी अहम रोल